अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे, जो कि है सेल साइकिल के बारे में, यानी कि सेल डिवीजन के बारे में। एक सेल को डिवाइड होने से पहले या डिवाइड होने के दौरान जो इवेंट्स को फॉलो करता है उसको बोला जाता है सेल साइकिल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि डिवीजन से पहले सेल किन किन फेजेस में से गुजरता है और कैसे ग्रो करता है और अपने आप को किस तरह वो प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस हमने कहा था कि दो टाइप्स है सेल डिवीजन की, एक है माइटोसिस, दूसरी है मियोसिस। माइटोसिस ऐसी डिवीजन जिसके अंदर पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल है, वो मुख्तलिफ फेजेस में से गुजरता हुआ डिवाइड करेगा और दो सेल्स बनाएगा जो कि पेरेंट के क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, वो यानी कि अपनी वो कॉपीज बना रहा है, अपने क्लोन सेल बना रहा है। इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस बेसिकली होती है यूकेरियोट्स के अंदर। यूकेरियोट्स के सोमैटिक सेल्स के अंदर। सोमैटिक सेल ऐसे सेल को बोला जाता है जो कि एग और स्पर्म के अलावा जितने हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं वो क्या है, सोमैटिक सेल हैं। यानी कि मसल सेल हो गए, हमारे जो है वो रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं हमारी, ठीक है, हेयर सेल हैं, ये सारे क्या हैं, ये सोमैटिक सेल्स हैं। और ये किसके थ्रू डिवाइड करते हैं, ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। अब हम कहते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर सेल दो फेजेस में से गुजरता है। ठीक है, दो तरह की डिवीजन होती है, एक होती है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी हमारे पास होती है साइटोकाइनेसिस। पहले हम कैरियोकाइनेसिस को देख लेते हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन। अब होता ऐसा है कि एक हमारे पास सेल मौजूद है, सेल का सेंट्रल पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। कोई मटेरियल अंदर आनी है, सेल के बाहर जानी है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस बननी है, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। तो सेल पहले क्या करता है, इस अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। पहले दो न्यूक्लियस बन जाते हैं सेल के अंदर, एक यही और एक न्यू न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, उस न्यूक्लियस फिर वो क्या करता है कि उसके बाद सेल डिवाइड होता है, क्योंकि जब सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा अपना, उसके बाद जो भी ऑर्गेनेलिस उसको चाहिए वो बाद में डिवीजन के बाद भी बनाता रहता है, या जो भी उसको चीज़ें या जो भी प्रोटीन चाहिए वो भी न्यूक्लियस से बन रही होती हैं। तो इस न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर आगे जो है इसको चार फेजेस में से गुजरना पड़ता है न्यूक्लियस को डिवाइड होने के लिए। सबसे पहले हमारे पास होती है प्रोफेज, फिर उसके बाद हमारे पास आती है मेटाफेज, नेक्स्ट हमारे पास आती है एनाफेज, 4 नंबर पर हमारे पास आती है टीलोफेज। सबसे पहले हमारे पास है प्रोफेज। प्रोफेज अगर हम थोड़ा सा डिवीजन से पहले अगर सेल को देखें, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होगा, न्यूक्लियोलस होगा और सेंट्रोसोम मौजूद होंगे। ये सेंट्रोसोम क्या करेंगे, ये अपनी कॉपी बनाएंगे, दो बन जाएंगे। प्रोफेज के दौरान एक चेंज हो गया, दूसरा चेंज आएगा कि ये न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, तीसरा चेंज ये आएगा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि ये टूटना शुरू हो जाएगा। पांचवा चेंज ये आएगा कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये कंडेंस होगा और क्रोमोसोम की शक्ल में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये इस शेप से ये शेप बना लेता है। ठीक है, यानी कि दो सिस्टर पेयर क्रोमैटिन जो हैं जो मौजूद होते हैं, आधे एक न्यूक्लियस में जाएंगे, आधे दूसरे न्यूक्लियस में जाएंगे। इसको हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। तो इसके ये चेंजेस आ जाते हैं प्रोफेज के दौरान। अब हम कहते हैं कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे मौजूद होती है एक प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। उस काइनेटोकोर का जो नेक्स्ट फेज में काम होता है, ये सारे चेंजेस हो गए। क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल आए, इन्वेलप जो था वो डिसअपियर हो गया और ये जो सेंट्रियोल्स हैं बन गई। अब इन सेंट्रियोल ने क्या करना होता है, इन्हें फाइबर्स बनाने होते हैं। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, यानी कि एक जाल बनाना होता है क्रोमोसोम को कैप्चर करने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं मेटाफेज पे।
अब वो क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आ गए। ये सेंट्रोसोम क्या करेगा, फाइबर्स बनाएगा और उन फाइबर को उस काइनेटोकोर प्रोटीन के थ्रू, वो जो फाइबर है वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे थ्रू काइनेटोकोर प्रोटीन, वो यहाँ पे मौजूद होगी। ये फाइबर उसी के थ्रू क्रोमोसोम्स को कैप्चर कर लेंगे। अब इधर भी फाइबर है, इधर भी फाइबर, दरमियान में क्या है, क्रोमोसोम, और वो एक बिल्कुल सीधी लाइन में अलाइन हो जाती हैं, उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट बनने के बाद ये जो सेंट्रोसोम हैं, सेंट्रियोल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इसको खींचना शुरू कर देते हैं। जब वो दोनों साइडों से खिंचाव होगा तो वो क्या होगा, क्रोमोसोम दरमियान से टूट जाएगा, यानी दो पेयर मौजूद थे अलग-अलग हो जाएंगे वो, उसको हम बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा कि वो जो सेंट्रोसोम थे उन्होंने अपना स्पिंडल वापस खींचना शुरू किया और वो उस खींचने की वजह से आधे क्रोमोसोम एक साइड पे चले गए, बाकी आधे क्या हुए, दूसरी साइड पे चले गए। उस एनाफेज के बाद सेल जाता है टीलोफेज के अंदर। अब क्रोमोसोम, ये सेल था, आधे क्रोमोसोम इधर आ गए, आधे क्रोमोसोम इधर आ गए, ठीक है। अब दोनों न्यूक्लियस के पास इक्वल अमाउंट के अंदर क्रोमोसोम आ गए। सेल क्या करेगा, वापस से अपना न्यूक्लियर एनवायरनमेंट बनाएगा। एक सेंट्रोसोम इधर चला गया, एक सेंट्रोसोम इधर आ गया। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस था, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस क्या था, डिसअपीयर हो गया था, न्यूक्लियोलस भी वापस बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस। एक हमने कहा दो डिवीजन होती है, एक होती है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, यानी कि साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है उसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस जो वो डिफरेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर होते हैं हमारे पास माइक्रोफाइलामेंट्स मौजूद होते हैं, साइटोस्केलेटन में हमने पढ़ा था। वो माइक्रोफाइलामेंट क्या करते हैं, वो दरमियान में आके, यानी कि इस फॉर्म में अगर सेल मौजूद है, दरमियान में जो है वो माइक्रोफाइलामेंट आएंगे, वो इधर से भी इन्वेजिनेट करना शुरू हो जाएगा सेल, इधर से भी आहिस्ता आहिस्ता वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होती होती आपस में मिल जाएगी और वो दोनों सेल क्या हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे और दो सेल हमारे पास बन जाएंगे। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर, ये सपोज एक प्लांट सेल है, इसकी हमने कहा कि साइड से फुरो बनेगी, इन्वेजिनेशन बनेगी साइड से और दरमियान तक जाएगी। प्लांट्स में डिवीजन स्टार्ट होती है दरमियान से। प्लांट्स के अंदर होते हैं गोल्जी बॉडीज। वो गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं, वो दरमियान में वेजिकल छोड़ देते हैं। वो वेजिकल फिर आधी ऊपर की तरफ मूव करेंगी, आधी नीचे की तरफ मूव करेंगी और इस स्ट्रक्चर की हमारे पास दो सेल्स प्लांट्स की आ जाते हैं। एक न्यूक्लियस इधर है, एक न्यूक्लियस इधर है। ये क्या होंगे, ये फ्यूज होंगे और हमारे पास दो प्लांट सेल बन जाएंगे। ये इस वजह से हुआ प्लांट सेल के अंदर ऐसा, क्योंकि उनके अंदर माइक्रोफाइलामेंट मौजूद नहीं होते। इसके अलावा स्पिंडल बनाने के लिए इनके पास सेंट्रियोल्स भी नहीं होते, तो इनके अंदर मौजूद होते हैं फाइबर्स, वही लाइन होकर वो क्या करते हैं कि वो क्रोमोसोम को कैच कर लेते हैं। अब जो है वो साइटोकाइनेसिस होगी पूरी, हमारे पास दो न्यूक्लियस जो दो सेल जो थे वो बन गए, फिर ये दोनों सेल क्या होंगे, अलग-अलग हो जाएंगे और ये बिल्कुल क्या होते हैं, अपने पेरेंट सेल की कॉपी होती है। यानी माइटोसिस में ये होता है, दो तरह की डिवीजन होती हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन। और उस जो न्यूक्लियस की डिवीजन है उसकी आगे चार फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम देखेंगे कि ये जो माइटोसिस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, इसका हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है इसका। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, या जितने भी सेल हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी बॉडी को या इंसानों को क्या फ़ायदा। बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि इंसान बना ही माइटोसिस की वजह से है। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस बैक जाएं तो हम क्या थे, जस्ट एक सेल थे, स्पर्म और एग मिले थे और एक सेल बना था जिसको बोला जाता है जाइगोट। ठीक है, वो जाइगोट क्या था, वो एक सेल था। अब इस एक सेल ने इतना डिवाइड किया कि इससे 200
ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन और फिर ट्रिलियन, 200 ट्रिलियन सेल्स बन गए और एक पूरा इंसान आ गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये माइटोसिस की वजह से। इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोटिक डिवीजन हुई और जो है वो एक इंसान बना। अब हम देख लेते हैं इसकी सिग्निफिकेंस कि इसका माइटोसिस का हमें क्या फ़ायदा है और किस तरह माइटोसिस जो है हमें हेल्प करेंगे। सबसे पहले आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये होता है इंक्रीज इन साइज। साइज में बढ़ने को हम बोलते हैं ग्रोथ होना। यानी कि आप देखते हो कि एक आप छोटे बच्चे से मिलते हो और आप थोड़े अरसे बाद फिर देखते हो तो उसका साइज है वो ज़्यादा बड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये कि उसकी वो ग्रोइंग फेज चल रही है, वो ग्रो कर रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। उसके अंदर ग्रो कैसे वो कर रहा है? उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। ये जो है वो बचपन में ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि बचपन में माइटोसिस ज़्यादा हो रही होती है। उसके बाद जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे माइटोसिस क्या होती है? कम होती जाती है और हमारी ग्रोथ होना या वो रुक, एक स्टेज आ सकता है कि हमारी ग्रोथ होना रुक जाती है। सिर्फ कुछ से पैसे सेल बच जाते हैं जिनके अंदर अभी भी माइटोसिस हो रही होती है और उनके साथ भी एज के साथ साथ वो कहते हैं कम हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो रेड ब्लड सेल हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारे लीवर सेल हैं उनके अंदर माइटोसिस हो रही है। इसके अलावा हमारी स्किन जो है उसके अंदर माइटोसिस हो रही है। स्किन जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी डेथ हो जाती है, स्किन सेल की डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह न्यू रेड ब्लड सेल या न्यू स्किन सेल जो आने हैं वो किसकी वजह से आने हैं? वो इसी माइटोसिस की वजह से आने हैं और वो माइटोसिस के प्रोजेक्ट ग्रोथ करवा रही है। इसके बाद आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि दोबारा से बना लेना। कि अगर एक चीज़ जो है वो डैमेज होगी, फॉर एग्जांपल आप लोग ये देखिए कि जो हमारे पास ज़्यादातर होती हैं स्टार फिशेस होती हैं या लिजर्ड को आपने नोटिस किया होगा, अगर उसकी टेल जो है वो कट जाए तो कुछ अर्से बाद वहाँ पे जो वो एक न्यू टेल बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइटोसिस होती है। माइटोसिस के थ्रू वो अपने उस लॉस्ट पार्ट को क्या कर लेती है? रीजनरेट कर लेती है। या हमारी स्किन के ऊपर कोई कट लग जाए, कोई माइनर कट लग जाए या थोड़ा सा मेजर कट भी लग जाए तो वो वापस हमारी स्किन क्या करती है कि वहाँ पे न्यू स्किन बन जाती है। ये क्या है? इसको बोला जाता है रीजनरेशन बोला जाता है। और ये भी किसके थ्रू हो रही है? माइटोसिस के थ्रू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल स्टार फिशेस में ही होती है, लिजर्ड्स में होती है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर ये लीवर के अंदर हो रही होती है। ठीक है, अब ये देखें कि हमारा जो लीवर है अगर इसका एक पार्ट कट जाए तो कुछ अर्से बाद वहाँ पे जो मौजूद बाकी सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे। ये पूरा लीवर नहीं, सिर्फ एक अगर इसका हिस्सा कटे, जो बाकी लीवर सेल होंगे वो माइटोटिक डिवीजन करेंगे और उस पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि इसके अंदर थर्ड पॉइंट पे आता है सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट वही कि एक जगह एक सेल की जगह दूसरी सेल का आ जाना, पुराने सेल की जगह नई सेल का आ जाना। जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल हैं उनकी डेथ होती है और उसकी जगह न्यू सेल बन जाते हैं। हमारे स्किन सेल है उसकी डेथ होती है, न्यू सेल बन जाते हैं। या हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाए तो वो कहते हैं न्यू सेल्स बन जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हेयर लॉस होना, ये नहीं कि आपने हेयर काटे उसके बाद वो ग्रो करेंगे, वो ग्रोथ होगी। हेयर लॉस के अगर वो जड़ से ख़त्म हो जाए, एक बाल्डनेस आ जाए, उसके बाद दोबारा हेयर की ग्रोथ होना, इसको भी है ये सेल रिप्लेसमेंट में हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर बेसिकली हो रही होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि वो क्या करते हैं कि वो बर्डिंग कर रहे होते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस तरह इसको हम हाइड्रा कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे एक बर्ड बना, उस बर्ड के अंदर क्या हुई, डिवीजन हुई और वो बर्ड जो थोड़ा सा और बड़ा हो गया। फिर भी ये क्या होगा, बॉडी से कट ऑफ हो गया और ये यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट क्या हो गया, पेरेंट सेल की कॉपी बन गया। क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस हो रही थी। एक सेल था वो दो में बना, उन दो से आगे दो और बनते गए, फिर हर सेल से आगे जब दो सेल बनते जाएंगे विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम जेनेटिक मटेरियल, तो वो क्या होगी, ग्रोथ होती जाएगी।
तो ये हमारे पास क्या है, इसके फ़ायदे हैं। एक इसका फ़ायदा जो है वो है एजिंग को रोकना। अब हम कहते हैं कि जब अगर हम देखें बचपन में क्या होता है, ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज ऐसी आती है कि ग्रोथ थोड़ी सी जो रुक जाती है, कुछ पार्ट्स में हो रही थी, कुछ जो हिस्से हैं उनके अंदर रुक जाती है। फिर उसके बाद है ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर बिल्कुल ही माइटोसिस रुक जाती है, सेल डिवीजन जो सेल में एग्जॉस्ट होते हैं मज़ीद वो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। और क्या होता है कि हमारी स्किन डेड होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, हेयर जो फॉल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड जो है वो कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उन सेल्स के अंदर माइटोसिस नहीं हो रही थी। साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर हम माइटोसिस को प्रॉपरली कंट्रोल करें, ये नहीं कि वो अब जो जिस रेट पे वो बचपन में हो रही थी उसी रेट पे होती रही, एक प्रॉपर कंट्रोल अगर है कि थोड़ी बहुत होती रहे, बिल्कुल स्टॉप ना हो, तो हम बूढ़े नहीं होंगे, ठीक है। हम एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि नेचर ने हर चीज़ को एक बैलेंस वे में रखा होता है। अगर माइटोसिस होती जाएगी, सेल हमारी बॉडी के अंदर बनते ही रहेंगे, तो इतनी हमारी बॉडी के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो उन सेल्स को अकोमोडेट कर सके। क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर इसके क्या हैं, एरर्स क्या हैं, कि ये सारा इतना कम्प्लेक्स प्रोसेस के पहले एक सेल में ग्रो किया, उसके बाद ये सारी फेजेस में से होता हुआ 2 सेल में बन गया, उसके बाद यही सेल दोबारा इस फेज में एंटर होकर ये साइकिल चलता रहेगा। क्या होगा कि इसके अंदर गलतियां भी होंगी, एरर्स भी आएंगे। उन एरर्स की अगर हम बात करें तो ऐसा होता है कि इस स्टेज पे ज़्यादातर एनाफेज स्टेज पे जब ये मेटाफेज प्लेट बनी थी, ये स्पिंडल क्या कर रहे थे, वो क्रोमोसोम अपने अपनी तरफ खींच रहे थे। ऐसा हो सकता है कि ये हाफ क्रोमोसोम ना जाए, बल्कि यहाँ पे क्या हो, एक पेयर चला जाए पूरा का पूरा, यहाँ पे कुछ भी ना आए। अब ये इस सेल के अंदर क्या होंगे, ये क्रोमोसोम ज़्यादा हो गए, इस सेल के अंदर कम हो गए। जब इस सेल से कम क्रोमोसोम बनेंगे, यहाँ से ऐसे बनेगा, और यहाँ पे क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे। जब इनके अंदर माइटोसिस होगी, इससे जो सेल बन रहा है वो भी डिफेक्टेड है, इससे सेल बन रहा है वो भी डिफेक्टेड है, इसके अंदर मैलन्यूट्रिशन होगी, उसके अंदर ज़्यादा जो है वो क्रोमोसोम मौजूद हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, नुकसान है। इसका मतलब ये कि अगर ये एक माइनर से लेवल पे अगर थोड़ी सी गलती हो तो आगे बनने वाले, क्योंकि वो जितने सेल बनेंगे आगे उनकी एग्जैक्ट कॉपीज होंगी, उनके अंदर जो चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक है। जब ये डिवाइड होगा इससे 4 बन जाएंगे, आगे वो पेयर जाएगा हर के अंदर, यहाँ पे डिवीजन ही नहीं होगी, और वो नेक्स्ट सेल के अंदर क्रोमोसोम जाएगा ही नहीं। तो ये भी क्या होता है, एक इशू होता है। इसके अलावा ये कि अगर माइटोसिस होती रहे हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स बनते रहेंगे, ठीक है। वो सेल हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी इमेच्योर सेल भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर ये अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर लगातार जो है वो सेल बन रहे हैं, ब्लड सेल रोज़ाना बन रहे हैं या स्किन सेल रोज़ाना बन रहे हैं। अगर ये रोज़ाना बन भी रहे हैं, इसके अलावा जो हेयर सेल हैं या बाकी बॉडी सेल हैं, इनकी डेली बेसिस पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। जब ज़रूरत हो स्किन सेल की, ठीक है, तब इनकी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल ग्रोथ हो तो एक तो सेल जो है वो इमेच्योर बनेंगे, दूसरा क्या होंगे, वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, और उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, ट्यूमर है। अगर वो ट्यूमर एक ही जगह पर है उसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, अगर वो एक बॉडी के पार्ट में बना है और वो वहीं पे रहे उसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर वो वहाँ से चलता हुआ बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में चला जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये क्या होता है, ये कैंसर होता है, यानी कि सेल बनते जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, माइटोसिस जो है वो लगातार होती जा रही है, कॉपी सेल की बनती जा रही हैं, और वो क्या है, वो कैंसर सेल है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा बिल्कुल मेच्योर सेल्स भी नहीं बनते, और उसके अलावा जो है वो उनकी फंक्शनिंग जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा हो जाती है, हमारी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा वो सेल बन रहे हैं।
वो एक जगह रुके रहे हैं तो ये थोड़ी सी हमारे पास इतनी टेक्निक होती है कि उसको हम रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो पूरी बॉडी में फैल जाए तो पूरी बॉडी से उनको रिमूव करना जो है मुश्किल हो जाता है। इसी को इसके फैलने को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। यानी डिजीज़ का बनना। इसका मतलब ये कि जो नेचुरल वे है हर चीज़ का वो एक बैलेंस के अंदर है। सेल ने कब डिवाइड होना है, कब उससे एक सेल से 2 सेल बनने हैं हमारी ज़रूरत के लिहाज से। लेकिन अगर वो ग्रोथ रुकी हुई है तो उसका भी हमें ही फ़ायदा है। ठीक है, ये हमारे पास था ओवरऑल टॉपिक माइटोसिस का, जिसके अंदर हमने देखा कि जो सेल की डिवीजन है, एक सेल से 2 सेल कैसे बनेंगे और क्रोमोसोम जो है वो किस तरह उनके अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होगा, सेल कैसे डिवाइड होगा। उसके अलावा ये कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, और अगर इसके अंदर थोड़ा सा माइनर सा चेंज आ जाए तो नेक्स्ट आने वाले जितने सेल होंगे उनके अंदर क्या होंगे, डिफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगली डिवीजन मियोसिस के बारे में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।